हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का यूनिट 7 टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इन स्पोर्ट्स। टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है स्पोर्ट्स के अंदर। तो इस यूनिट के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वे हैं डेफिनेशन ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इन स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई एंड वेस्ट हिप रेशो, सोमेटोटाइप जिसमें एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ है, और मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। Now, first topic of this unit is definition of test, measurement and evaluation in sports. So first of all, let us come to know about the test. Test is a tool or procedure or a technique which is used to measure the performance of an individual or group. टेस्ट जो है वो एक टूल है, एक परीक्षण है, एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति की या किसी ग्रुप की परफॉर्मेंस को जान सकते हैं। नेक्स्ट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग अ टेस्ट टू ऑब्टेन अ क्वांटिटेटिव डाटा। जो हमने टेस्ट लिया है, जो हमने परीक्षण लिया है, उस परीक्षण को मापने की जो प्रक्रिया है उसको हम मेजरमेंट कहते हैं, मापना कहते हैं। ये हमेशा जो है क्वांटिटेटिव होता है, संख्या के अंदर होता है। नो नेक्स्ट इज इवेल्युएशन। इवेल्युएशन इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विच असिस्ट टू मेक ग्रेड और रैंकिंग। यह एक फैसला लेने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी स्पोर्ट्स पर्सन की या फिर किसी ग्रुप की जो है रैंकिंग या फिर उसकी जो ग्रेड है वो डिसाइड करते हैं। और ये रैंकिंग या ग्रेड जो है ये मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमने कितना ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर लिया है। टेस्ट एंड मेजरमेंट को मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। अगर आपने किसी बच्चे की स्पीड का टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 100 मीटर की रेस करवाएंगे। 100 मीटर की रेस क्या है, एक टूल है क्या चेक करने का, स्पीड को चेक करने का। उसके बाद हमने 100 मीटर की रेस करवाई। 100 मीटर की रेस को हम कैसे मेजर करेंगे, सेकंड में मेजर करेंगे कि उस पर्सन ने कितने सेकंड में 100 मीटर की रेस जो है वो कवर की है। तो जो सेकंड है वो क्या है, मेजरमेंट है। अब उस बच्चे ने कितने सेकंड में उस रेस को कंप्लीट किया है, उसने 12 सेकंड में कंप्लीट किया है, 13 सेकंड में कंप्लीट किया है, सेकंड है जिनके आधार पे हमने उस बच्चे की परफॉर्मेंस को नोट किया है या हमने उसकी रैंकिंग डिसाइड की है या उसका ग्रेड डिसाइड किया है। ये उसका क्या है, मूल्यांकन है, इवेल्युएशन है। तो इस तरह से टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर। अगर मेजरमेंट और इवेल्युएशन स्पोर्ट्स के अंदर ना हो तो हम बच्चे की परफॉर्मेंस का अंदाजा ही नहीं लगा सकते, हम ये जान ही नहीं सकते कि बच्चे ने कितनी परफॉर्मेंस जो है उसकी इम्प्रूव हुई है, कितना उसने जो है गेम के अंदर अचीव किया है। इसके कुछ मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन के। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज फॉर गेटिंग नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस। खिलाड़ी ने कितनी प्रोग्रेस की है खेल के अंदर, ये जानने के लिए टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कोई एक खिलाड़ी है वो 1 महीने से जो है लगातार ट्रेनिंग ले रहा है, स्पीड की या स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग ले रहा है, तो 1 महीने के बाद जब हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे और उसको इवेल्युएट करेंगे, तभी हम जो है उसका पता लगा सकते हैं कि उसने कितनी जो है प्रोग्रेस की है 1 महीने के अंदर। सेकेंड पॉइंट है टू हेल्प द सिलेक्शन ऑफ अ प्लेयर। जब भी हम जो है स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स पर्सन का सिलेक्शन करते हैं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो बच्चे का जो सिलेक्शन होता है वो टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन के ऊपर बेस होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप से अंदाजे से जो है खिलाड़ी का सिलेक्शन कर देंगे, और ये टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन के आधार पर ही खिलाड़ी जो है
वो उसकी रैंकिंग बनती है, उसका ग्रेड बनता है, तभी वो आगे नेक्स्ट स्टेप में जो है सिलेक्ट होता है। फॉर प्रेपरेशन ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन के बेस पे हम जो है प्लान कर सकते हैं कि खिलाड़ी को जो है कितनी और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कितनी जो है उसने इम्प्रूवमेंट किया है, और कितनी ट्रेनिंग को जो है और ज़्यादा बढ़ाना है ताकि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो सके। फॉर नोइंग द एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन के द्वारा हम किसी भी खिलाड़ी की एबिलिटीज़ को जान सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ को जान सकते हैं कि वो कितना एबल है किसी स्पोर्ट्स के अंदर, कितनी उसके अंदर कैपेबिलिटी है, कितना ज़्यादा जो है वो गेम के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। और डिस्कवरिंग द नीड ऑफ द पार्टिसिपेंट, जो खिलाड़ी है उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। जैसे जब हम टेस्ट मेजरमेंट और इवेल्यूएशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी खिलाड़ी को स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत है, किसी को स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत है, किसी को फ्लेक्सिबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन के बेस पे हम उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो नीड है, उसको जो है फुलफिल करते हैं टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन के द्वारा। फॉर मोटिवेशन, जब खिलाड़ी की टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन करते हैं जिससे कि खिलाड़ी को ये पता चलता है कि उसने कितना इम्प्रूव किया है एक साल के अंदर या फिर एक महीने के अंदर, तो उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि एक महीने की मेहनत में उसने इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया है, और अगर वो लगातार और ज़्यादा मेहनत करेगा तो वो अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बना सकता है। तो टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन के द्वारा जो है मोटिवेशन मिलता है स्पोर्ट्स पर्सन को। नेक्स्ट है फॉर क्लासिफिकेशन इन स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन का जो अगर हमने क्लासीफाई करना है स्पोर्ट्स पर्सन का कि बास्केटबॉल में किस खिलाड़ी को लेना है, फुटबॉल में किस खिलाड़ी को लेना है, हॉकी में किस खिलाड़ी को लेना है, तो टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन के द्वारा ये बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज हेल्प टू प्रिडिक्ट इन एडवांस, हम एडवांस में अंदाजा लगा सकते हैं कि खिलाड़ी जो है वो कितना ज़्यादा और इम्प्रूव कर सकता है। किसी खिलाड़ी को एक महीने की ट्रेनिंग के अंदर उसने जितना इम्प्रूव किया हुआ है, तो टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन के द्वारा हमने ये जो है मेजर किया कि वो एक महीने के अंदर उसने इतनी परफॉर्मेंस अपनी इम्प्रूव की है, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो है 2 महीने या 3 महीने की ट्रेनिंग में वो और कितना इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प टू कंडक्ट द रिसर्च, कोई भी रिसर्च जो है वो टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन के बिना पॉसिबल नहीं है। जब भी हम कोई नई रिसर्च करते हैं तो उसका जो बेस होता है वो टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन ही होता है। Next is calculation of BMI and waist hip ratio. First of all, let us come to know about the BMI. BMI की फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स को जो है क्यूटलेट इंडेक्स भी बोलते हैं क्योंकि इसको एडोल्फ क्यूटलेट ने फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था। ये एक बहुत ही इजी टूल है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति का हेल्दी वेट जो है वो मेजर कर सकते हैं। किसी को अगर अपना ये जानना है कि वो हेल्दी वेट के अंदर आता है, ओवर वेट के अंदर आता है या फिर अंडर वेट के अंदर आता है, तो BMI जो है एक बहुत ही आसान टूल है जिसके द्वारा किसी भी पर्सन का आइडियल बॉडी वेट जो है वो निकाल सकते हैं। इसको जो निकालने का फॉर्मूला है वो है बॉडी वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर किसी व्यक्ति का वेट जो है वो 70 किलो है, तो 70 किलो डिवाइडेड बाय अगर उसकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर है तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। 160 को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.60 मीटर हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका BMI आएगा उसके द्वारा आपको ये पता चल जाएगा कि पर्सन अंडर वेट है, ओवर वेट है या फिर आइडियल वेट के अंदर आता है। अगर BMI जो है वो 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में आती है तो पर्सन जो है वो आइडियल बॉडी वेट के अंदर आता है, और अगर उसका BMI जो है 18.5 से बिलो आती है तो पर्सन अंडर वेट आता है, और अगर 24.9 से अबव BMI आता है किसी पर्सन का तो वो पर्सन जो है वो ओवर वेट के अंडर आता है।
Next is waist hip ratio. Waist hip ratio is defined as the measurement of waist circumference divided by hip circumference. वेस्ट हिप रेशियो हम कैसे निकालते हैं कि किसी भी पर्सन का आपने वेस्ट का सर्कमफ्रेंस लेना है इंचेस में और हिप का सर्कमफ्रेंस लेना है इंचेस के अंदर, और वेस्ट सर्कमफ्रेंस को डिवाइड कर देना है आपने हिप सर्कमफ्रेंसेस के अंदर। तो फिर आपने कैलकुलेट करना है, अगर किसी मेल की वेस्ट हिप रेशो 1.00 इंचेस से ज़्यादा आती है तो वह मेल जो है वो हेल्थ रिस्क पर है, और अगर किसी फीमेल की वेस्ट हिप रेशो 0.85 इंचेस से ज़्यादा आती है तो वह फीमेल जो है वो हेल्थ रिस्क पर है। ये जो वेस्ट हिप रेशो है इट इज़ यूज्ड एज अ रिस्क फैक्टर असेसमेंट टूल फॉर हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। इसके द्वारा ये जान सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की वेस्ट हिप रेशो अगर ज़्यादा है तो वो पर्सन जो है, जिसे हम जो है लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, वो उसको इफेक्ट कर सकती हैं इन फ्यूचर में। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि जिन लोगों की बॉडी जो है एप्पल शेप होती है, एप्पल शेप बॉडी वो होती है जिनकी बॉडी में जो वेस्ट में जो है ज़्यादा फैट होता है एज कंपैरिजन टू हिप, तो वो लोग जो है ज़्यादा हेल्थ रिस्क में होते हैं, और जिन लोगों का जो फैट जो है वो हिप में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वेस्ट, वो लोग जो है वो कम हेल्थ रिस्क पर होते हैं। नेक्स्ट इज सोमैटोटाइप। सोमैटोटाइप को हम बॉडी टाइप भी बोलते हैं। इट मीन्स ह्यूमन बॉडी शेप एंड फिजिक टाइप। हर व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से अलग है, कोई भी व्यक्ति जो है वो एक जैसे नहीं होते हैं कि कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई जो है वो काला होता है, कोई गोरा होता है। हर व्यक्ति जो है वो दूसरे से किसी ना किसी मायने में अलग होता है, वो एक जैसे नहीं होते हैं। सोमैटोटाइप जो है वो किसी फिजिकल एजुकेशन टीचर की या स्पोर्ट्स टीचर की काफ़ी हेल्प करता है स्पोर्ट्स पर्सन को क्लासीफाई करने में, क्योंकि हर स्पोर्ट्स के अंदर अलग अलग बॉडी टाइप्स की ज़रूरत होती है। जैसे आप देखते हैं कि बास्केटबॉल में जो है अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जिसकी हाइट अच्छी है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। वेट लिफ्टिंग में जिसका वेट अच्छा हो और जो थोड़ा मोटा हो और हाइट जिसकी छोटी हो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। जिम्नास्टिक के अंदर जो है छोटी हाइट का अगर पर्सन होता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो हर स्पोर्ट्स के अंदर अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, तो इसलिए जो सोमैटोटाइप है ये काफ़ी हेल्पफुल है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए या फिर स्पोर्ट्स टीचर के लिए, एथलीट्स को सिलेक्ट करने के लिए। विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने बॉडी टाइप्स को 3 तरह से क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है एंडोमार्फ। एंडोमार्फ जो पर्सन होता है उसकी हाइट छोटी होती है और उसका जो फिजिक होता है वो राउंड होता है, ये थोड़े मोटे होते हैं देखने के अंदर। इनकी बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू जो है वो ज़्यादा डिपॉजिट रहता है, कि जो स्किन है वो ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में फैट डिपॉजिट हो जाता है। कि जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिवेल्प नहीं होती हैं। इनकी आर्म्स और लेग्स जो हैं वो छोटी होती हैं। ये पर्सन वेट लिफ्टिंग में और पावर लिफ्टिंग जो है इनके लिए ज़्यादा सूटेबल गेम है। नेक्स्ट इज मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ जो पर्सन होते हैं ये एथलेटिक्स पर्सनैलिटी वाले होते हैं। इनकी जो मसल्स हैं वो काफ़ी डिवेल्प होती हैं और ये अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ को जो है वो बढ़ा सकते हैं। इनकी जो हाइट है ये काफ़ी अच्छी होती है, मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, और ये जो है इनकी बॉडी की जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर होती है। और ये जो पर्सन है ये जिस भी स्पोर्ट्स के अंदर जाते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। किसी भी स्पोर्ट्स में ये अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जिनका स्ट्रक्चर जो है मीजोमॉर्फ होता है। नेक्स्ट इज एक्टोमॉर्फ। ये वो लोग होते हैं जिनका शरीर जो है वो पतला होता है और लंबा होता है।
इन लोगों की बॉडी के अंदर फैट जो है वो बहुत कम होता है, मसल्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, बाजुएं और टांगें काफ़ी लंबी होती हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ कम होती है लेकिन एंडोरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो एक्टोमार्फ पर्सन होते हैं ये उन स्पोर्ट्स में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, एंडोरेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स होते हैं, इसमें ज़्यादा एंडोरेंस की ज़रूरत होती है। तो इसलिए अगर हम किसी स्पोर्ट्स पर्सन को क्लासीफाई कर लेते हैं कि वो एंडोमार्फ में है, मीजोमार्फ में है या एक्टोमार्फ में है, तो हम उसको पर्टिकुलर किस स्पोर्ट्स में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है उसमें अगर हम बच्चे को बेचते हैं, जो उसमें उसको ट्रेनिंग देते हैं, तो वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। नो नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स हैं और इन 5 कंपोनेंट्स को हम कैसे मेजर करते हैं। ये कंपोनेंट्स जो है वो हमारी हेल्थ और फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अगर ये कंपोनेंट्स जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, प्रॉपरली अगर काम नहीं करेंगे, तो हमारी फिटनेस जो है वो काफ़ी इफेक्ट होगी। तो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। कार्डियोवैस्कुलर क्या होता है? ये हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल्स की एंडोरेंस होती है, जिसमें हमारे हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल्स जो है मिलकर काम करते हैं। इनके थ्रू ही हमारी बॉडी को जो है प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई होती है, और अगर ये एफिशिएंटली या इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे, इनकी फिटनेस ठीक नहीं होगी, तो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। तो इसकी फिटनेस को चेक करने का जो टेस्ट है वो एक तो VO2 मैक्स है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम, ये टेस्ट कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप रॉकफोर्ट 1 माइल टेस्ट कर सकते हैं, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कर सकते हैं, और इसके बाद 1.6 किलोमीटर रन या वॉक टेस्ट के द्वारा जो है वो हम किसी भी व्यक्ति की कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ इज द amount of force a muscle or a group of muscle can exert। जो मसल्स हैं वो कितनी फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। जो मसल्स की स्ट्रेंथ है इसको मेजर करने के बहुत सारे मेथड हैं। मसल्स की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए पुशअप्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, मॉडिफाइड पुशअप्स कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं या पार्शल कर्ल अप कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम जो है किसी व्यक्ति की जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो मेजर कर सकते हैं। Now next is muscular endurance. It is the ability of the muscles to perform repeated exercise for long duration without any fatigue. हमारी मसल्स की वो एबिलिटी जब वो किसी भी एक्सरसाइज को या फिर एक्टिविटी को लंबे समय तक बिना थके उसको कंटिन्यू करती रहती है, तो वो हमारी मस्कुलर एंडोरेंस कहलाती है। मस्कुलर एंडोरेंस को अगर हम मेजर करना चाहें तो उसको हम पुशअप्स के द्वारा, सिटअप्स के द्वारा, पुलअप्स या फिर ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग करके मेजर कर सकते हैं। नो नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स। जो हमारी जॉइंट्स की रेंज ऑफ मूवमेंट है वो कितनी है। जितनी ज़्यादा रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट होती है उतनी ही किसी व्यक्ति के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये भी हमारी फिटनेस का कंपोनेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे हम सिट एंड रीच टेस्ट कर सकते हैं, फ्लोर टच टेस्ट जो है वो कर सकते हैं, बैक स्क्रैच टेस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाइड थॉमस टेस्ट है वो हम कर सकते हैं। तो इन टेस्टों के द्वारा हम किसी व्यक्ति की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन में हम जो है किसी पर्सन की के अंदर बॉडी के अंदर फैट कितना है और उसका BMI लेवल क्या है ये चेक करते हैं। BMI लेवल को चेक करने के लिए हम जो वेट को जो है किलोग्राम में उसको डिवाइड करेंगे, हाइट इन मीटर स्क्वायर के द्वारा जो है हम BMI निकालेंगे। और फैट को चेक करने के लिए जो फैट कैलिपर है उसका हम यूज करेंगे, उसमें
में स्केल लगा होता है, उस स्केल से पता चल जाता है कि पर्सन के अंदर कितना फैट परसेंटेज है। तो इसलिए फैट कैलिपर के द्वारा और बीएमआई के द्वारा हम किसी पर्सन की बॉडी कंपोजिशन को चेक कर सकते हैं। तो ये थे हमारे हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स। तो हम मेन कंपोनेंट्स हैं हेल्थ के, उसको हम मेजर कर सकते हैं अलग अलग टेस्ट के द्वारा, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हमारी बॉडी जो है कितनी फिट है, हम कितने हेल्दी हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये यूनिट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस जो है वो मैं अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।